स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलीगल एमिग्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा के वहाँ पे सर्च को कैरी आउट किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में पंजाब एंड हरियाणा वो रीजन है, वहाँ से यूथ पर्सन है अदर कंट्रीज़ के लिए गए थे इलीगल रूट को चूज करते हुए, जिसको कि हम डंकी रूट के रूप से भी जाना करते हैं। तो क्या यहाँ पे जो इलीगल एमिग्रेंट्स का जो प्रोसेस है उसके अंदर में जो इंगेज पर्सन है उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया है, इलीगल जो मनी है उसको यूज किया गया है, उसके रिगार्डिंग में जो सर्च है उसको यहाँ पे कैरी आउट है वो किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो पर्सन यहाँ पे डंकी रूट को चूज किया करते हैं उनके द्वारा सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को अपने डेस्टिनेशन के रूप से या अपने वे के रूप से वो यूज करते हैं। उन कंट्रीज़ के थ्रू वो वहाँ पे लैंड रूट के थ्रू माइग्रेट करते हैं और फिर आप देखिए कि यूएस का जो टेरिटरी है उसके अंदर में एंट्री को कैरी आउट करेंगे। अब हमने यहाँ पे यूएस के बारे में ही डिस्कस किया, क्योंकि स्टूडेंट्स यूएस के अंदर में जब न्यू प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए तो उनके द्वारा जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं जो इलीगल माइग्रेशन को कैरी आउट किए थे उनको वापस से इंडिया के अंदर में डिपोर्ट किया गया था। तो इस वजह से हमने यूएस के बारे में डिस्कस किया है। और भी काफ़ी सारे अदर कंट्री हैं जहाँ पे इसे डंकी रूट या इलीगल रूट है उसको चूज किया जाता है वहाँ पे जाने के लिए। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, आपसे मेंस के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे यूथ का जो माइग्रेशन है जो आपको अदर कंट्रीज़ के लिए देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि एवरी पर्सन जो भी माइग्रेट करता है, चाहे रूरल से अर्बन एरिया के लिए माइग्रेशन हो या हमारे कंट्री से अदर कंट्री के लिए माइग्रेशन हो, अपना जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेटर करने के रिगार्डिंग में, एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो माइग्रेशन है वो हुआ करता है। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो यहाँ पे फर्स्ट रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लोग इलीगल रूट को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी मिडिल मैन के द्वारा अपना रोल प्ले किया जाता है, उनको इलीगल रूट के थ्रू पुश करना इलीगल वे के रूप से। या आप देखिए कि उनका बेसिक अवेयरनेस ना होना कि किस तरीके से उन कंट्रीज़ के लिए कौन सा रूट है जिसको चूज किया जाता है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है कंटिन्यूस अपना अवेयरनेस के बारे में जो गाइडलाइंस उनको रिलीज करता है कि यहाँ पे किसी भी मिडिल मैन को कांटेक्ट करने के बजाय ऑफिशियली रूट है उसको इंडियन पर्सनस हैं वो चूज करें किसी भी कंट्री में जाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके बारे में। अगर यूएस के लिए किसी पर्सन इलीगल रूट के थ्रू जाता है तो कौन से वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसके थ्रू वो अपना माइग्रेशन को कैरी आउट करेगा। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई दो वाटर बॉडी के बारे में रीड करते हैं तो आपको पता होगा कि दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करने वाला जो वहाँ पे रूट है जिसको कि हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। ऐसे ही आप देखिए कि एक लैंड रूट भी हुआ है, लैंड का जो पार्ट जो कि दो दो लार्जर लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है, वैसे ही है हमारा यहाँ पे इस्तुमस ऑफ पनामा। इस्तुमस ऑफ पनामा है जो कि लैटिन अमेरिका को जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसके साथ में कनेक्ट करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम कंट्रीज़ को एक बार देखें तो आप देखना कि यहाँ पे लैटिन अमेरिका है, इस एरिया के अंदर में जो कंट्री है जो इस्तुमस के रूप से या लैंड कनेक्टिविटी का एरिया के रूप से जो सेटअप है ये पनामा है। पनामा रिसेंटली अपने कैनाल की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया था कि डेट पनामा जो कैनाल है वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज का डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ है। पनामा के फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका है। और पनामा जो कैनाल जो वहाँ पे डेवलप हुआ वो यूएस के द्वारा ही किया गया था, जिसको बाद में पनामा को पनामा नाम का जो कंट्री है उसको हैंड ओवर कर दिया गया। कोस्ट रिका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है निकारगुआ। निकारगुआ का वहाँ पे एक फ़्लाइट था जो आप देखिए कि लास्ट ईयर न्यूज़ के अंदर में था कि कुछ इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे, उसी फ़्लाइट की रिगार्डिंग में फिर उसको रोक लिया गया था फ्रांस का जो कैपिटल सिटी है पेरिस वहाँ पे, और लोगों से फिर पूछताछ किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उन्होंने इलीगल रूट को बताया कि इलीगल रूट के थ्रू वो यूएस के लिए जाने वाले थे निकारगुआ पहुँचने के बाद में।
फिर निकारागुआ के बाद में आप देखिए कि दो कंट्री हैं, एक कंट्री वहाँ पे अल सल्वाडोर है जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, पैसिफिक के साथ अपना एरिया शेयर करता है। होंडुरस नाम का जो कंट्री है वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है जो कैरिबियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ग्वाटेमाला है, बेलीज नाम का जो एरिया है, ये यहाँ पे दो कंट्रीज है और फिर मैक्सिको के साथ में कनेक्टिविटी है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जो आपको पता होने चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन माइग्रेशन को कैरी आउट करता है, आप देखिए कि अगर इंटरनल माइग्रेशन है तो थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट कर सकता है कोई भी पर्सन, उसको वो जो राइट है वो कुछ आर्टिकल के थ्रू अवेलेबल है। तो आर्टिकल 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग में मेजरली जो हम कंसिडर किया करते हैं, उसके अंदर में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर में एक राइट ये भी है कि आप अपना जो इंटरनल मूवमेंट है कंट्री का वो आप कैरी आउट कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री के अंदर में। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, उनके कल्चर को आप इम्पेक्ट ना करते हो वहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से एक्सेप्शन है, वो भी यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट के रिगार्डिंग में है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा जो कंट्री का आउटसाइड टेरिटरी में अगर आपको जाना है, आउटसाइड माइग्रेशन को कैरी आउट करना है, तो वो जो राइट है वो आर्टिकल 21 के अंडर में मेंशन है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन का ये बेसिक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के प्रोविजंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुजरात का जो वडोदरा का एरिया है जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में सिचुएटेड है। अब देखिए कि गुजरात का एक बार हम लोकेशन को अगर हम देखें तो सपोज कीजिए इस तरीके से गुजरात है वो सिचुएटेड है, इस तरीके से गुजरात सिचुएटेड है। ये जो पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, ये जो पार्ट है वो सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात है, और ये सदर्न का एरिया है जहाँ पे सूरत नाम का जो सिटी है, बारडोली है, सूरत है, और हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरा पर, वो इसी एरिया में सिचुएटेड है। अब ये जो सेंट्रल का जो एरिया है जहाँ पे आनंद है, वडोदरा है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड हैं। आनंद जो कि अपना डेयरी सेक्टर के लिए अमूल का जो कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग में वन ऑफ द सक्सेसफुल इनिशिएटिव है इंडिया का। तो अब देखिए कि वो आनंद के अंदर ही सिचुएटेड है अमूल का जो कोऑपरेटिव जो सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल गुजरात है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो गुजरात का जो रीजन है जिसको कि हम यहाँ पे सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, सौराष्ट्र का रीजन है जिसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। काठियावाड़ भी इसी के अंदर में है, काठियावाड़ पेनिनसुला है। फिर नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है ये कच्छ का एरिया है, ये नॉर्दर्न गुजरात है जो राजस्थान के साथ में एरिया अपना शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स, वडोदरा से एक ब्रिज था जो कनेक्ट करता था यहाँ पे सौराष्ट्र रीजन को, आनंद है, सौराष्ट्र है, भरूच का जो रीजन है उसको ये कनेक्ट करता था। तो उस ब्रिज के अंदर में कोलैप्स हुआ, ब्रिज कोलैप्स हुआ है एक रिवर के अंदर में, और वहाँ पे कुछ लोगों का डेथ भी हुआ, कुछ लोग वहाँ पे बह गए हैं रिवर के फ्लो के साथ में। तो ब्रिज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी के ऊपर तो क्वेश्चन रेज होते ही हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है वो आप देखिए कि ओवर द ईयर्स अगर जो भी हमारा रेगुलेटिंग एजेंसी हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर वे के अंदर एग्जामिन करना चाहिए। अगर वो अनफिट है तो उसको बेसिकली आप देखिए कि उस एरिया के रिगार्डिंग उसको मार्क किया जाए, वहाँ से मूवमेंट है उसको डिसअलाउ किया जाए। तो प्रॉपर वे के अंदर में एक रेगुलेशन का यहाँ पे ज़रूरत है हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो कम से कम हो, लोगों का जो डेथ है वो ना रहे यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो ब्रिज के बारे में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हुआ। एक रिवर के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो रिवर है, कौन सा ये रिवर है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो रिवर का नाम है माही सागर। रिवर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? माही सागर। अब आपने माही नाम तो सुना होगा, माही का जो नाम है वो माही सागर यहाँ पे क्यों है? आप देखिए कि वास्टनेस ऑफ द रिवर का जिस तरीके से वास्टनेस है उसकी रिगार्डिंग में ये इस एरिया के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसको माही सागर का जो नाम है वो दिया गया है। तो माही सागर बेसिकली माही रिवर ही है, उसको इस पार्ट के अंदर में माही सागर के नाम से जानते हैं। माही रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम रीड करेंगे माही रिवर के बारे में। एक तो आपको बेसिक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, जहाँ पे विंध्या का एरिया है, उस एरिया से ये वो बेसिकली ओरिजिनेट करती है। फिर ये नॉर्दर्न इसका मूवमेंट होता है, राजस्थान तक मूवमेंट है, और राजस्थान के बाद में फिर इसका सदर्न मूवमेंट है। तो आप देखिए कि राजस्थान का कौन सा एरिया है यहाँ पे सदर्न पार्ट के अंदर में? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है,
तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वो एरिया है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी निकलता है। 23.5 नॉर्दर्न जो हमारा आप देखिए कि लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड है, वो यहाँ से निकला करता है। तो स्टूडेंट्स जो माही रिवर है 2 टाइम्स यहाँ पे 23.5 को कट करती है। 23.5 जो नॉर्दर्न यहाँ पे जो लैटिट्यूड है उसको ये कट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक फैक्ट है। ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का रीजन है इसको हम किस नाम से जानते हैं? वागड़ के नाम से जानते हैं। वागड़ ये रीजन का नेम है। हो सकता है यूपीएससी आपसे रीजन बेसिस पे सवाल पूछ ले। सपोज कीजिए आपसे जो यहाँ पे भरूच को मेंशन कर दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी ने 2016 के समय ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा था जिसमें बुंदेलखंड है, भागेलखंड है, उन सभी को मेंशन करते हुए सवाल पूछ लिया गया है। तो ऐसा ही आपसे पूछ लिया जाए कि रोहिलखंड कहाँ पे है, जो सौराष्ट्र कुछ कुछ प्लेसेज के नाम मेंशन कर दिए जाएं, वागड़ से कौन सा एरिया है। तो सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है जिसको कि वागड़ रीजन के नाम से हम जानते हैं। वागड़ से फिर ये गुजरात के लिए जाएगा। वेस्टर्न फ्लोइंग ये रिवर है। हमारी जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या आप देखिए कि जो डेक्कन का जो पार्ट है वहाँ पे जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, बट कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग आपको इस एरिया से देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर में एक रिवर है माही रिवर है, फिर साबरमती है, फिर नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, और ताप्ती के अलावा स्टूडेंट्स लूनी नाम का भी एक नदी है जो राजस्थान में फ्लो करती है, लूनी नाम का सीजनल जो रिवर है। तो ऐसी कुछ नदियां हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि डेल्टा फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। इनको याद रखने का एक तरीका है समानता, जो हम इक्विलिटी के लिए हिंदी का वर्ड है समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती के ऊपर ही आप देखिए कि बैंक के ऊपर सूरत नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। तो ये डेट माही सागर रिवर के बारे में हमने देखा। ब्रिज के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया कि पहले 4 डिकेड के आसपास पहले उसको बनाया गया था, समय के साथ में उसका असेसमेंट है वो नहीं हुआ और उसकी वजह से ये इंसिडेंट है ये यहाँ पे सामने आया। स्टूडेंट्स 1-2 ईयर बैक के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ था, ब्रिज कोलैप्स के रिगार्डिंग में ही वो इंसिडेंट था। मोरबी नाम का एक जगह है गुजरात के अंदर में। मोरबी आप देखिए कि सेरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपको लिटिल बिट आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आपको पता होगा कि मोरबी का जो एरिया है वो सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ के जो वर्क के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मोरबी के वहाँ पे एक नदी बहती है, मछाऊ नाम का वो रिवर है, मछाऊ नाम का वो रिवर है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था 2 ईयर बैक के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनपीआर के पर्सपेक्टिव से है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको हम एनपीआर के नाम से जानते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में कोई डिसीजन है वो नहीं लिया गया है सेंसस के साथ में। एनपीआर है क्या? हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनका एक रजिस्टर हुआ करता है जिसके अंदर में काफ़ी जो हाउस बेसिस का जो सेक्रेट डाटा है वो भी होता है, जो आप देखिए सीक्रेट डाटा बोल सकते हैं, जो एजेंसीज स्टेट एजेंसीज के सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसीज के साथ में शेयर किया करते हैं। पब्लिक डोमेन के अंदर में एनपीआर का जो डाटा है वो नहीं अवेलेबल होता है। कब इस प्रपोजल है उसको लाया गया था? प्रपोजल को लाया गया था, आप देखिए कि 2003 का जो सेंसस एक्ट है, 2003 का जो सिटीजनशिप का एक्ट है उसके थ्रू में, और उसके थ्रू इसको अमेंड करते हुए लाया गया। फिर 2010 के समय फर्स्ट टाइम जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको कैरी आउट किया गया। 15 के समय इसको अपग्रेडेड मैनर के अंदर में इसको अपडेट किया गया था एनपीआर को। पर अब यहाँ पे सेंसस के साथ में कंडक्ट होगा या नहीं होगा उसका अभी डिसीजन है वो नहीं लिया गया। हमारी जो ट्रेड यूनियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनका एक भारत बंद का इंसिडेंट है वो रहा था। तो सॉरी, भारत बंद का एक उनका प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। ट्रेड यूनियंस के अंदर में आप देखिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उनका भी यहाँ वहाँ पे पार्टिसिपेशन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का पार्टी, बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो समझाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप ट्रेड यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर में जो लेबर मूवमेंट है वो भी हुए हैं, जैसे आप देखिए कि भारत श्रमजीवी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता था। हमारे एनएम लोखंडे साहब हैं जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ट्रेड यूनियंस के स्ट्राइक के रिगार्डिंग में। और फिर लोकमान्य तिलक का लीडरशिप के अंदर में उनके द्वारा भी आप देखिए कि
डेट रेलवे का जो स्ट्राइक है उसको प्रमोट किया गया था। तो ऐसे ही हमारा कुछ स्ट्राइक्स हैं जो वर्कर्स का स्ट्राइक हुआ करते हैं। वर्किंग जो क्लास है उसका क्या रोल था हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। तो उसके अंदर अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, सपोज कीजिए मेंस के अंदर में, कि वर्किंग क्लास का क्या रोल था, तो आप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फिर बाद में वो जो हमारे एनएम जोशी साहब हैं उनका लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि डेट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है के रूप से कन्वर्ट होता है। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। कहीं कहीं पे जो आशा वर्कर्स हैं उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया था। एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हुआ करते हैं। 2005 के समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को जब लाया गया था तो उनको एज ए वॉलंटियर बेसिस पे आप देखिए कि अपॉइंट किया गया। कुछ जो यहाँ पे जो इनको इंसेंटिवाइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कुछ इंसेंटिवाइज है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अपने एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, अपना सैलरी हाइक के रिगार्डिंग में इनका डिमांड हुआ करता है। और आप देखिए कि हम आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में वर्क के रिगार्डिंग में, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मोटिवेट करना हो, क्योंकि आप देखिए कि इनको इंसेंटिवाइज किया गया है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो बेसिक हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रॉपर वे के अंदर में वैक्सीनेशन उनका कैरी आउट होता है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो स्टूडेंट प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल फूड उनको प्रोवाइड करना हो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सभी जो वर्क हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में आशा हेल्थ एक्टिविस्ट के द्वारा ही किए जाते हैं। हेल्थ सेक्टर का हमारे 3A के रूप से आप कंसीडर कर सकते हो, 3A के रूप से हुआ करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में कौन कौन है ये 3A के रूप से। एक तो आप देखिए कि आशा जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, फिर ANM हम कंसीडर किया करते हैं। आप देखिए कि ANM जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही उनका वर्क है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जिनको आप 3A के रूप से कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है। ऑलरेडी भी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ जो वर्कर्स वहाँ पे गए थे उनको डिटेंड किया गया है, उनके ओरिजिन के रूप से डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट करने होंगे। तो वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी लेटर है वो लिखा गया था कि वहाँ पे इलीगल वे के अंदर में डिटेंशन है वो ना रहे। अब आप देखिए कि पुलिस अथॉरिटीज़ को डिटेंशन करने का तो पावर है, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको डिटेंशन करने का तो पावर है, बट किसी भी पर्सन को इलीगल वे के अंदर डिटेंड है वो नहीं किया जा सकता है। अगर डिटेंड किया गया है तो जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करना होता है। और अगर यहाँ पे किसी भी पब्लिक बॉडी या प्राइवेट बॉडी के द्वारा इलीगल वे के अंदर में डिटेंड किया जाएगा तो कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया जा सकता है हेबियस कॉर्पस की वजह से। हेबियस कॉर्पस जो डिटेंशन है उसको डिनाई करता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडियन ओरिजिन का एक वुमेन है, केरल से वो बिलोंग करती हैं, निमिषा प्रिया उनका नेम है, जो कि आप देखिए कि यमन के वहाँ पे गए थे। यमन के वहाँ पे जो इनका बिजनेस पार्टनर जो हुआ करते थे उनके मर्डर के उनके ऊपर में चार्जेज हैं, मर्डर के चार्जेज हैं। इनको वहाँ से निकाला जा सके, जो इनका जो पनिशमेंट है उसको आप देखिए कि कम्प्लीटली जो पार्डन है वो प्रोवाइड किया जा सके। उसके रिगार्डिंग में इंडियन अथॉरिटीज़ का कंटिन्यूस कोशिश है। जनवरी के मंथ के समय हमने इस न्यूज़ को 2-3 डेज़ की रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कवर किया था। जनवरी के समय कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। जो नेगोशिएटर हैं, जो कि आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, मिस्टर भास्करन नाम से वो नेगोशिएटर हैं, जो कि यमन के वहाँ पे ही रहा करते हैं। एविएशन सेक्टर के कंसल्टेंट के रूप से काम किया करते हैं प्रीवियस 25 to 26 ईयर्स के रिगार्डिंग में। अब इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए, अभी उनका डेथ का जो डेट है वो बताया गया है। नेगोशिएटर गए हैं, कुछ होप है कि हो सकता है कि जो उनको पनिशमेंट है वो ना दिया जाए। जब जनवरी के समय ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था तो आप देखिए कि हमने एक और इसके अंदर में एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया था, उसका नाम है ब्लड मनी। ब्लड मनी बेसिकली क्या हुआ करता है? ब्लड मनी एक प्रोसेस है जिसके अंदर में जिन फैमिली मेंबर्स का जो पर्सन है जिसका लॉस हुआ है उस क्राइम के अंदर में, उनको मनी के थ्रू कंपनसेट है वो किया जाए। तो ब्लड मनी है कंपनसेशन फॉर द डेथ कि उसको प्रोवाइड करते हुए उनका फैमिली मेंबर्स है वो इनको बेसिकली पार्डन है वो प्रोवाइड करें कि आप अपना लाइफ है उसको जी सकते हो, आपको पनिशमेंट है वो यहाँ पे ना दिया जाए। आप देखिए कि डेट हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं राजीव गांधी साहब, तो उनका जब असैसिनेशन कर दिया गया था जिन लोगों के द्वारा,
उनको आप देखिए कि जो जो उनके जो चिल्ड्रंस हैं जो पॉलिटिकल लाइफ के अंदर में हैं प्रेजेंट समय के अंदर में, उनके द्वारा उनको वन काइंड ऑफ पार्डन है या उनसे उनको जो माफ़ी है वो दे दिया गया था। जो आपको न्यूज़ के अंदर में देखने के लिए भी मिलता है कि जो पर्सन उसके अंदर में इंगेज थे जिस उस क्राइम को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में, तो वन काइंड ऑफ यहाँ पे तो जो हमारे एक्स-पीएम है उनके रिगार्डिंग में किसी तरीके का ब्लड मनी नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनको बेसिकली कहा गया कि उनको पनिशमेंट है वो ना दिया जाए। अगर वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपना जो क्राइम है उसको वहाँ पे एक्सेप्ट है वो किया है। ब्लड मनी तो यहाँ पे वो है कि जहाँ पे मनी के थ्रू जो क्राइम है उसको कंपनसेट करने का कोशिश किया जाए। यमन के वहाँ पे आपको पता होगा, यमन के अंदर में इंडिया का भी ऑफिशियली जो डिप्लोमेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है, क्योंकि यमन के अंदर में अभी जो कंट्रोल है वो किसका है, हौती रेबल्स का है। हौती जो रेबल्स हैं, तो इंडिया ईरान के थ्रू भी आप देखिए कि कोशिश किया था कि इनका जो पनिशमेंट है उनको कम किया जाए। इनका जो मदर हैं, जो नमीशा प्रिया का जो मदर हैं, वो आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने उनको डिनाई किया था कि आपके लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट हो सकता है। वो वहाँ पे गए हुए हैं यमन के अंदर में, यमन में जो सना उनका कैपिटल है। हौतीज़ के द्वारा 2015-16 के समय से इस एरिया को कैप्चर किया गया अपने कंट्रोल के अंदर में, जो कि रेबल ग्रुप है, ईरान जिसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिल्ली के अंदर में अभी रिसेंटली व्हीकल्स के रिगार्डिंग एक पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आया था कि अगर आपका डीजल व्हीकल है जो कि 10 ईयर से अबाव है उसका एज, तो उसको आप देखिए कि फ्यूल है वो नहीं किया जाएगा। फ्यूल उसको नहीं, रिफ्यूलिंग का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे मना कर दिया गया था। पेट्रोल जो स्टेशंस हैं, जो पंप स्टेशंस हैं वहाँ पे, पर अगर आपका जो व्हीकल है वो यहाँ पे आप देखिए कि डेट पेट्रोल के अंदर में है, तो उसको उसका जो लाइफ पीरियड है वो 15 ईयर से अबाव है वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के रिगार्डिंग में ऑटोमेटिक एक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है वो भी एग्जिस्टेंस में आया था, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो क्या ये जो पॉलिसी है उसको प्रॉपर वे के अंदर में इम्प्लीमेंट किया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए क्यों किया गया इस पॉलिसी को, कि व्हीकल से जो एमिशन हुआ करता है उसको रिड्यूस किया जा सके। हमारा जो दिल्ली एनसीआर का जो क्लीन एयर है उसके अंदर में कितना एमिशन कंट्रीब्यूट करते हैं व्हीकल्स, 8% आप देखिए कि कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो 8% काइंड ऑफ डेट पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए नंबर्स तो काफ़ी कम है यहाँ पे, इसके अलावा जो मेजरली जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसको हमें रिड्यूस करने का भी ज़रूरत है। यहाँ पे व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है उसको भी आप देखिए कि कंट्रोल करने का ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब सवाल उठते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक प्लेट जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है क्या ये एक्यूरेट था? तो आप देखिए कि इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी एक्यूरेट नहीं देखने के लिए मिला है, कि उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो एग्जैक्ट नहीं था। जो पंप स्टेशन है, जो फ्यूल स्टाफ है, उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग था, उनको कोई किसी तरीके का ट्रेनिंग नहीं था कि वो यहाँ पे जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है उसको कैरी आउट कर सकें। किसी भी तरीके से आप देखिए कि एक जो कोई पंप स्टेशन है उसके ऊपर में फिलिंग करवाया गया, वहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपका जो जो व्हीकल है वो जो एज का क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है। तो कोई किसी तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था कि अदर जो फ्यूल स्टेशन है उसके ऊपर में उनको ब्लैक लिस्ट है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए अदर जो फ्यूल स्टेशन है फिर उनके द्वारा उसका जो नंबर प्लेट है उसको स्कैन करते हुए हो सकता है वहाँ पे जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे के अंदर में वर्क को ना कैरी आउट करे। व्हीकल के जो ओनर्स हैं उनके द्वारा लो को आप देखिए कि बाईपास करने के रिगार्डिंग में दिल्ली का जो नाइबर एरियाज़ हैं, जो नाइबर सिटीज़ हैं, गुरुग्राम है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, तो इन एरियाज़ के अंदर में भी उनके द्वारा फील्डिंग है वो करवाया गया। तो इस तरीके से ये दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में जो बैन का जो प्रोसेस आया था, कैसे वो पॉलिसी है जो एग्जैक्ट वे के अंदर में वर्क नहीं कर पाया। पीपल्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया कि इस तरीके से जो रोड्स का जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है, आप इतने स्ट्रिंजेंट लॉज यहाँ पे लेके आए हो जेट व्हीकल्स के रिगार्डिंग में, तो ऑलरेडी रोड्स का जो क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। और एक आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर में आपको एक जो टर्म देखने के लिए मिलेगा कि व्हीकल तो 10 ईयर जो ओल्ड है वो नहीं होना चाहिए, बट डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप देखिए कि 40 ईयर का ओल्ड है। कल भी एक इंसिडेंट सामने आया है, जैगवार का जो प्लेन जैगवार का जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है उसके अंदर में क्रैश हुआ है। दो हमारे
जो पायलट एंड को पायलट हैं उनका वहाँ पे आप देखिए कि अपना जो लाइफ है उन्होंने लेट डाउन किया है उस क्रैश के अंदर में। तो इस तरीके से हमारे डिफेंस के रिगार्डिंग में जो हैं, जो व्हीकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनको वो भी अपडेटेड हैं, वो होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर जो समय के साथ में इंक्रीज हुए हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स जो इंक्रीज हुए हैं, तो डिजास्टर रिस्क जो इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है कि डिजास्टर का जो रिस्क होता है उसके रिगार्डिंग में इंश्योरेंस वो करवा लिया जाए। तो क्या यहाँ पे जो एक्सपोज होता है किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी थिंग्स को लॉस एंड डैमेज के रिगार्डिंग में उसको कंपनसेट करने के रिगार्डिंग में वो इंश्योरेंस का एक प्रोसेस है। अभी प्रेजेंट समय में आप देखिए कि उसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी लो है। अब उसी के पर्सपेक्टिव से कैटेस्ट्रोफिक जो बॉन्ड्स हैं वो हुआ करते हैं। कैटेस्ट्रोफिक बॉन्ड जिनको कि हम कैट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वन काइंड ऑफ यूनिक हाइब्रिड एक इंश्योरेंस कम डेप्थ फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो ट्रांसफॉर्म करता है इंश्योरेंस कवर इनटू द जो ट्रेडेबल सिक्योरिटी के रूप से उसको ट्रांसफॉर्म है वो करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो कैट बॉन्ड्स हैं जिनको कि हम कैटेस्ट्रोफ बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो कि डिजास्टर के रिगार्डिंग में फाइनेंसिंग का एक प्रोसेस है। प्रेजेंट समय में पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है। समय के साथ में स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होने से हमारा नेचुरल डिजास्टर के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो डिजास्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो उसमें ये जो कैटेस्ट्रोफिक बॉन्ड है वो कैसे वर्क को कैरी आउट करेंगे। साउथ एशिया के अंदर में भी जो हीट का जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज हुआ है, हीट रिलेटेड डिजास्टर या अदर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स वो इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें कैसे वर्क करेगा उसी के बारे में यहाँ पे इसका डिस्कशन है। आपको जस्ट एग्जाम के पर्पज से एक तो कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर के साथ में इनका इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ज़रूरत भी पड़ने लगा है, और इनका जो बेसिकली जो पेनिट्रेशन ऑलरेडी कम था वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट ये बॉन्ड्स का वर्क करना ऐसी सिचुएशन के अंदर में ये भी वहाँ पे क्वेश्चंस को रेज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो समय के साथ में इंक्रीज होंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हम परख इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, परख के रूप से प्रोग्रेसिव जो असेसमेंट किया जाता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 3 इयर्स के बेसिस के ऊपर में एक नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे है वो कंडक्ट होता है। अचीवमेंट सर्वे के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप देखें कि डेट जो असेसमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स का कि उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, क्या उनका कोई किसी तरीके का इम्पैक्ट तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब है, पंजाब के अलावा चंडीगढ़ का एरिया है, चंडीगढ़ के अलावा केरल है। तो आप देखिए कि ये जो पंजाब है, केरला जो स्टेट है, इनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहा है। लास्ट टाइम जब 2021 के समय जब इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था, तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो रैंकिंग था वो 21 था, हिमाचल प्रदेश का रैंकिंग 21 था। और अब प्रेजेंट समय में हिमाचल प्रदेश टॉप 5 के अंदर में है। तो ये रैंकिंग उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया, हिमाचल प्रदेश ने आप देखिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में काफ़ी जो रिफॉर्म्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर ही वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से डेवलप किया गया, बट प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में भी फिर से वहाँ पे जो चेंजेज है वो हुए हैं। एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में, उसी के बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स रिसेंटली कुछ लॉयर्स हैं जिनको कि आप देखें कि ईडी के द्वारा सम्मन किया गया था, जो उनके द्वारा अपना लॉ का जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में उनके क्लाइंट्स को जो एडवाइस उनके द्वारा किया गया। ये तो काफ़ी सीनियर मोस्ट आप देखिए कि लॉयर हैं जिनको अरविंद डटार साहब हैं, जिनके आर्टिकल्स आप काफ़ी बार रीड करते हो, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उनको सम्मन किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में जो बार काउंसिल होता है, तो बार काउंसिल के द्वारा लिखा गया है, किसको लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया, सीजीआई को लिखा गया। तो सीजीआई ने उसी बेसिकली उसको श्यू मोटो कोग्निजेंस लेते हुए यहाँ पे उसका जो सुनवाई है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे जो बार काउंसिल जो बार एसोसिएशन है उसका भी बेसिकली आप देखिए कि चिलिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया है। चिलिंग इफेक्ट किस तरीके से कि जो लीगल प्रोफेशन है उसकी जो इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, और एंटायर जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है, इस तरीके का जो समनिंग प्रोसेस है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि
गुजरात के अंदर में भी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक लॉयर के रिगार्डिंग में जो नोटिस उनको सर्व किया गया, उस नोटिस को स्टे कर दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि लोन के रिगार्डिंग में जो लॉयर के द्वारा वहाँ पे केस के अंदर में अपना एक रोल है वो प्ले किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे नोटिस सर्व करना, ईडी के द्वारा जो सम्मन को कैरी आउट करना स्पेशल लीगल सेक्टर से रिलेटेड पर्सन्स का, तो ये यहाँ पे एक लीगल प्रोफेशन का जो इंडिपेंडेंस है और जो जुडिशल सिस्टम है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के रिगार्डिंग में डेट इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, इन्होंने बताया है कि वो प्रेजेंट समय में क्राइसिस का सिचुएशन है, वहाँ पे बेटर एकेडमिक सिचुएशन होना ज़रूरी है, बेटर वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स हैं वो होना ज़रूरी है। ये हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका ये स्टेटमेंट है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके आप देखिए कि डेट इंडिया का द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है, टेरर फाइनेंसिंग का एक स्पेशल विंग है वो यहाँ पे सेटअप हो। पाकिस्तान को बेसिकली आप देखिए कि उनका जो टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से डेट उनको चार्ज है वो किया जाए, उनको यहाँ पे जो ब्लैक लिस्ट है वो किया जाए, ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूस जो टेरर जो ग्रुप्स हैं उनको चाहे वो उनको टेक्निकल सपोर्ट देना हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, वो कैरी आउट करता है। 26/11 का जो केस है जो हमारे यहाँ पे मुंबई में टेरर अटैक हुआ था 2008 के समय में, तो उसी के रिगार्डिंग में जो पर्सन है जिनको कि एक्स्ट्राडिट करते हुए इंडिया के अंदर में लाया गया, उसको कोर्ट के द्वारा जुडिशियल कस्टडी के रिगार्डिंग में एक्सटेंड है वो दिया गया है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि टेरर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में ही दोनों न्यूज हैं यहाँ पे। निस्तार के बारे में है, निस्तार आप देखिए कि हमारा इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट शिप है, जिसको अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम से रिलेटेड है उनके द्वारा डेवलप किया गया है, तो उन्हीं को यहाँ पे इंडेक्ट है वो किया गया है इंडियन नेवल फोर्स के अंदर में। निस्तार है क्या? निस्तार इंडिया का डाइविंग सपोर्ट शिप है जिसको अभी इंडेक्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स हमारे जो PM सर हैं नामीबिया के लिए गए हैं, नामीबिया के वहाँ पे डिस्कस करते हुए कहा गया कि एक तो आप देखिए कि नामीबिया का जो कॉलोनियल जो पावर्स हैं उनके अगेंस्ट में मूवमेंट था, इंडिया हमेशा उस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, चाहे 1946 का समय हो जब इंडिया के द्वारा UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर में कहा गया था कि नामीबिया का जो यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट है उसको बेसिकली फ्रीडम है वो प्रोवाइड करने का ज़रूरत है। तो फ्रीडम मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनका भी अभी डेथ हुआ था, तो उसी के रूप से हमारे PM सर वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स UPI को जो उनके द्वारा अडोप्ट किया गया, हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग में जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है नामीबिया को। और इंडिया हमेशा से आप देखिए कि जो साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गन है जिसको कि हम स्वेपो के नाम से जानते हैं, इंडिया हमेशा से उसका एंडोर्सर रहा है, उसका जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ था वो इंडिया के ही एरिया में हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ पे इंडिया और नामीबिया के जो कॉलोनियल एरा के समय के जो रिलेशन है उसको ये शो करता है। घाना के विजिट के लिए भी गए थे PM सर, घाना का विजिट के लिए गए थे। फिर आप देखिए कि त्रिनिडाद एंड टोबैगो के वहाँ पे गए, फिर स्टूडेंट्स अर्जेंटीना के लिए गए, फिर ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद में नामीबिया के लिए गए। नामीबिया के अंदर में डेजर्ट भी है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक कोल्ड करंट फ्लो करता है, कौन सा वो कोल्ड करंट है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसके जो पर्सन है जिनके द्वारा यहाँ पे पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में जो बेसिकली आप देखें कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में जो पहुँचे हैं उनके एक्शंस की रिगार्डिंग में उनको सैंक्शन किया गया है US के द्वारा उनको सैंक्शन कर दिया गया। रेड सी के एरिया के अंदर में जो होती रेबल्स हैं जो कि यमन के वहाँ पे जिनका आप देखिए कि डोमिनेशन है जो प्रेजेंस है, तो होती रेबल्स के द्वारा बेसिकली शिप के ऊपर में अटैक किया गया, वहाँ पे जो लोग थे उस शिप के ऊपर में उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स UK और फ्रांस का पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में यहाँ पे, तो उसी के पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन यहाँ पे ताइवान के भी बारे में है। ताइवान के द्वारा मिलिट्री ड्रिल है जिसको कि कैरी आउट किया गया चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के रिगार्डिंग में। रशिया ने आप देखिए कि ड्रोन्स हैं जो लॉन्च किए हैं, जो यूक्रेन के वहाँ पे लॉन्च किए हैं, और इजराइल का स्ट्राइक के बारे में है।
एग्जाम के पर्पज से एक तो यूएनएचआरसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2006 के समय ये सेटअप हुआ था। 47 इसके मेंबर कंट्रीज हुआ करते हैं। एक बार मेंबरशिप 3 ईयर के लिए मिलता है, फिर आप 3 ईयर के लिए मेंबरशिप ले सकते हो, बट 2 कंटिन्यूस मेंबर होने के बाद में आपको मेंबरशिप को एक बार वैकेंट है वो करना होगा। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये भी आपका यहाँ पे होमवर्क है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।